हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो सी टेट की हिंदी पूछी जाती है। हिंदी और ये प्रश्न सबसे पहले जान लीजिए कि ये प्रश्न सी टेट में पूछा जा चुका है। ये आए हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूछे गए प्रश्न हैं तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। हिंदी का कुछ कठिन हो गया है प्रश्न, कठिन तो नहीं हुआ लेकिन उनकी जो शब्दावलियाँ हैं, क्योंकि इंग्लिश को वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं हिंदी में, तो उनका जो शब्द है मतलब वो समझ से थोड़ा सा परे हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रोज़ क्लास प्राप्त हो। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आप लोग कि सबसे पहला पूछा गया प्रश्न है, तो विद्यार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। शिक्षार्थी को किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है कि वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के द्वारा। तो वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन कर देंगे तो सर ऑप्शन गलत है। कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। तो मानक अगर हम परीक्षण देते हैं तो भी बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। लेकिन वैविध्यपूर्ण जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जो अनेक प्रकार के तकनीकी की प्रयोग करके बच्चों को हम सिखा रहे हैं, ये जो अनेक प्रकार की तकनीकी बहुभाषी ये सब जो शब्दावलियाँ हैं, ये इनसे प्रश्न राइट होते हैं। अर्थात ये वैविध्य अगर अनेक प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो बच्चे अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो और पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो पढ़ने से पूर्व नवीन और चुनौतीपूर्ण जब हम शब्दावली का प्रयोग कर देंगे तो बच्चा वैसे ही आया है तो उसको कुछ जानकारी नहीं है और वो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर उसके पहले ही हम अनेक प्रकार के नवीन और उसके सामने चुनौतीपूर्ण शब्द रख दें तो और भयभीत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम उस बच्चे को सिखाएंगे। लेकिन जो सी टेट ने आंसर माना है वह बी को माना है, लेकिन बी आंसर टेक्निकल की वजह से बी आंसर गलत होगा, क्योंकि मानक शब्द जो इसमें दिया हुआ है मानक परीक्षण करने के लिए, तो मानक परीक्षण बच्चों का जब किया जाता है तो ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट माना जाएगा, वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम इसको मान सकते हैं, लेकिन जब सी ऑप्शन दिया हुआ है तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा और ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड हमारा है कक्षा दो की कक्षा दो की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री को परिचित शब्दों की सटीक और निपुण भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द है, ये सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन में विषय वस्तु के शब्द हैं। ठीक है, और नीचे ऑप्शन है जान लीजिए निष्क्रिय शब्द हैं। ठीक है, निष्क्रिय शब्द हैं। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स वाले शब्द होते हैं। ठीक है, कक्षा दो की जो शिक्षिका है वो मुद्रित सामग्री में परिचित शब्दों की कुछ सटीक
और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, तो वे उसे कहते हैं सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। एक से अधिक शब्द, एक से अधिक भाषा का ज्ञान। अगर एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो क्या होगा? तो देखिए, ये है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। अगर कोई बच्चा है जो एक से अधिक भाषा को जानता है तो वह कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है कि नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है, या नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, या नवीन भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करता है। इसमें कौन सा आंसर गलत होगा? तो आंसर तो ऑप्शन सभी गलत हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? देखिए, कभी भी कोई अधिक से अधिक भाषा को जब जानते हैं तो कभी भी वह शिक्षक के ऊपर बोझ नहीं बनती। बहुभाषा तो हमारा और अच्छा होता है बच्चों को समझने के लिए, वो बोझ नहीं, कभी भी बोझ नहीं होता। नवीन कक्षा कक्ष में करें कि नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है, कि एक नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, कि डी ये नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में एवं मदद करता है। ठीक है, बीच में खांसी आ गई उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद की समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थी के आधारभूत मदद भी करती है। डैश अभ्यास कर रही हो, क्या कर रही है? विस्तृत पठन कि गहन पठन कि पहेली पठन, सहयोगी पठन। करें कि एक शिक्षिका, एक टीचर है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद, एक छोटा सा पैराग्राफ है 2-4 लाइन का, उसके साथ उसको समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए बोल रही है। गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए बोल रही है। तो कहती है कि साथ ही साथ वे आवश्यकता अनुसार, जो उसकी आवश्यकता, जो कठिन शब्द हैं वो शिक्षार्थियों को मदद कर रही है, बता भी रही है। तो क्या कर रही है, किस प्रकार के अभ्यास करा रही है? विस्तृत पठन करा रही है कि गहन पठन करा रही है, कि पहेली पठन करा रही है, कि सहयोगी पठन करा रही है? तो विस्तृत पठन, अगर पैराग्राफ थोड़ा लंबा हो तभी विस्तृत पठन हो सकता है, नहीं तो नहीं। और जब गहन पठन और पहेली पठन तो हो नहीं सकता। सहयोगी पठन अगर बच्चों के सहयोग के साथ पढ़ाती तब होता सहयोगी पठन। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये गहन पठन करा रही है। जो शिक्षिका है वह बच्चों द्वारा गहन पठन करा रही है। छोटा सा पैराग्राफ है उसको समझ के साथ पढ़ा रही है, उसको और गहराई के साथ पढ़ा रही है, अर्थात वह गहन पठन करा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने से शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। डैश क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम की स्थितिपरक भाषा शैली पद्धति, की श्रव्य भाषिक पद्धति, की द्विभाषिक पद्धति। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम की स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, की श्रव्य भाषिक पद्धति, की द्विभाषिक पद्धति क्या कहलाती है? बताइए। तो स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पठन पूर्वक कार्य
होते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, कि कठिन शब्दों और शब्दों का अर्थ देने के लिए, कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, कि पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। करें जो पठन पूर्व कार्य होते हैं वह किस लिए किए जाते हैं। पढ़ने से पहले जो कार्य किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं, कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं, कि कठिन शब्दों को पदों का अर्थ देने के लिए किए जाते हैं, कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए किए जाते हैं, कि पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं का व्याख्या करने के लिए किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं। पठन पूर्व कार्य होते हैं वो शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट है। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। करें कि प्रथम जो भाषा अर्जन में कौन कौन से निम्नलिखित चरण होते हैं। ये है कूकना, बल बनाना, संबोधित कर, समग्र बोधी अवस्था, कितार शैली, वाक, दो शब्दी। बताइए। बी है कूकना, बबलाना, दो शब्दी अवस्था, तार शैलिक वाक, समग्र बोधी अवस्था। कूकना समग्र बोधी अवस्था, बलबलाना दो शब्दीय अवस्था, तार शैली वाक। और डी ऑप्शन है कूकना, बलबलाना, समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दी और तार शैली अवस्था। क्या होगा इसमें। देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही से दिख नहीं रहा था। ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सी के नीचे इसमें कौन सा आंसर राइट होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर डी को ही देखिए, कूकना आता है, फिर इसके बाद बलबलाना आता है, समग्र बोधी अवस्था आती है, दो शब्दी अवस्था आती है, फिर तारशैली अवस्था आती है। कैसे देखिए, बच्चे सबसे पहले 1-2 महीने के बाद वह कूकने लगते हैं, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े 6-7 महीने होते हैं बलबलाने लगते हैं, समग्र बोधी होते हैं अर्थात सभी के शब्दों को थोड़ा समझने लगते हैं, फिर दो शब्दी बोलने लगते हैं, जैसे पानी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, दा बोलते हैं। फिर तार शैली शब्दों में अर्थात जब 1-1.5 साल के होते हैं तब वो अपनी पूरे बात को अच्छी प्रकार से थोड़ा बोलने लगते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, कूकना, बलबलाना, समग्र बोधी अवस्था, दो शब्दी अवस्था और तार शैली अवस्था। देखिए कूकना सब में सेम था, बलबलाना सेम था, बीच में ये सी में गलत हुआ। फिर इसके बाद समग्र बोधी, फिर ये फिर समग्र बोधी अवस्था, तार शैली, दो शब्दी अवस्था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी समझिए, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कूकना होता है, बलबलाना होता है, फिर समग्र बोधी अवस्था होती है, फिर दो शब्दी अवस्था होती है, फिर तार शैली अवस्था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये होता है। और ये ऐसे ही सेम इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी। लैंग्वेज जो इंग्लिश लिए होंगे उनका भी ऑप्शन ऐसे ही सेम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक मिनट। देखिए प्रश्न नंबर 8 और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता को देखना शामिल है। शीर्ष पाद उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, एकीकृत उपागम, निगमनात्मक उपागम, कौन सा शामिल है। करें कि इस उपागम में व्याकरण संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को
उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। शीर्ष पाद उपागम कि ऊर्ध्वगामी उपागम कि एकाकृत उपागम कि निगमनात्मक उपागम। कौन सा शामिल है इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शीर्षपाद उपागम। ठीक है, फिर आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्लास पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।